तो आज हम सीक्रेट पावर ऑफ तांत्रिक ब्रीदिंग किताब के दिए गए कुछ अंशों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ। ये स्रोत जो हैं ये प्राचीन तांत्रिक और योगिक परंपराओं से जुड़े हैं और खास तौर पर सांस लेने की एक खास तकनीक पर रोशनी डालते हैं। हाँ, जिसे स्वरोदय शास्त्र कहते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये प्राचीन ज्ञान हमारी सांस को सिर्फ जीने का जरिया नहीं बल्कि जीवन को प्रभावित करने वाली एक शक्ति कैसे मानता है। सही कहा। ये केवल ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की मतलब वो शारीरिक प्रक्रिया से कहीं आगे की बात है। अच्छा। हाँ, ये स्रोत असल में प्राण यानी जो जीवन ऊर्जा है उसके प्रवाह को समझने और उसे साधने की एक सूक्ष्म प्रणाली की बात करते हैं। प्राण, जीवन ऊर्जा। जी, इसमें प्राणायाम मतलब सांस पर नियंत्रण और स्वरोदय जो नासिका छिद्रों से सांस के प्रवाह का विज्ञान है वो दोनों शामिल है। और ऐसा कहा गया है कि ये हमारी ऊर्जा और चेतना को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो ये स्वरोदय शास्त्र आखिर है क्या चीज? किताब के अंश बताते हैं कि हमारी सांस जो है वो एक लय में एक नासिका छिद्र से दूसरे में बदलती रहती है। हाँ, बारी बारी से। बाईं नासिका छिद्र को इड़ा नाड़ी कहते हैं जो ठंडी चंद्र ऊर्जा से जुड़ी है, ऐसा कहा गया है, और दाईं को पिंगला नाड़ी जो गर्म सूर्य ऊर्जा वाली है। हाँ, और कभी कभी सांस दोनों से एक साथ भी चलती है। जी, सुषुम्ना कहते हैं उसे। सुषुम्ना। लेकिन ये जानना जरूरी क्यों है कि कौन सी नाड़ी सक्रिय है? मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है, ऐसा स्वरोदय शास्त्र मानता है। कौन सा नासिका छिद्र ज्यादा सक्रिय है ये हमारे शरीर और मन की उस वक्त की स्थिति को दिखाता भी है और प्रभावित भी करता है। अच्छा। इतना ही नहीं, सांस की जो गुणवत्ता है जिसे प्राचीन ग्रंथों में 5 तत्वों से जोड़ा गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसे भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। 5 तत्व सांस की गुणवत्ता में? हाँ, और किताब के अंश दावा करते हैं कि इन बातों का असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर, हमारी मानसिक स्थिति पर और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के कामों के नतीजों पर भी पड़ सकता है। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे किताब में बताया गया है कि जब ईड़ा नाड़ी चल रही हो यानी बाईं नासिका, तो शांत और स्थिर काम करना बेहतर होता है, और जब पिंगला सक्रिय हो यानी दाईं नासिका, तो शारीरिक मेहनत वाले या शायद वाद विवाद जैसे काम ज्यादा सफल हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। किताब के हिस्सों में कुछ और खास उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ खास काम करने के लिए कौन सी नाड़ी बेहतर है। हाँ। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे दावे भी मिलते हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है, मुझे लगता है, जैसे रिश्तों पर असर या अजन्मे बच्चे के लिंग या स्वभाव को प्रभावित करने की बातें भी। हाँ, ये बातें लिखी हैं। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ इन स्रोतों में लिखी गई बातों को सामने रख रहे हैं, है ना? इन दावों का समर्थन या खंडन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दावे काफी महत्वपूर्ण है और विचार करने लायक हैं। इनके पीछे जो मूल विचार है वो ये लगता है कि अपनी सांस के पैटर्न को गहराई से समझकर और शायद कुछ तकनीकों से उसे बदलकर व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, ऐसा माना जाता है। किताब के अंशों में जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम का जिक्र है। नाड़ी शोधन वो क्या है? इसका मकसद एड़ा और पिंगला नाड़ियों को शुद्ध और संतुलित करना बताया गया है। इसमें बारी बारी से एक नाक के छिद्र से सांस लेना और दूसरे से छोड़ना शामिल है। इससे ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, अनुलोम विलोम जैसा कुछ? हाँ, काफी कुछ वैसा ही। इसके अलावा चक्र ध्यान जैसी तकनीकों का भी जिक्र मिलता है। चक्र ध्यान? हाँ, जहाँ सांस और अपनी जागरूकता को शरीर के जो ऊर्जा केंद्र माने गए हैं उन पर केंद्रित किया जाता है। इन अंशों में सांस की लंबाई मापने या उसके तत्व को पहचानने के कुछ बड़े अनोखे तरीकों का भी जिक्र है, जैसे सांस की लंबाई को उंगलियों में, मतलब अंगुल की चौड़ाई में मापना। हाँ, अंगुल में। या फिर किसी आईने पर सांस छोड़कर जो भाप बनती है उसके आकार को देखकर तत्व का अंदाजा लगाना। ये तरीके ये तो आधुनिक विज्ञान से काफी अलग और गूढ़ लगते हैं। इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकती हैं? जरूर। देखिए, ये तरीके उस प्राचीन ज्ञान प्रणाली का हिस्सा हैं जो सिर्फ स्थूल शरीर को नहीं देखती, वो सूक्ष्म शरीर पर ध्यान केंद्रित करती है। सूक्ष्म शरीर मतलब जिसमें नाड़ियां यानी ऊर्जा के चैनल, चक्र ऊर्जा केंद्र और प्राण शामिल हैं। सांस की लंबाई को अंगुल में मापना, जैसा स्रोत बताते हैं, वो शायद सांस की गहराई और स्थिरता का प्रतीक है। अच्छा। जो अलग अलग मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं से जुड़ा हो सकता है। इसी तरह आईने पर सांस की भाप का आकार, जैसे गोल, चौकोर, त्रिकोण,
वो शायद उस समय शरीर में कौन सा तत्व प्रधान है इसका संकेतक माना जाता था, पृथ्वी, जल, अग्नि वगैरह। और हर तत्व का अपना गुण होता है जो उस क्षण की ऊर्जा को दर्शाता है, ऐसा विश्वास था। तो क्या इन तकनीकों का जो अंतिम लक्ष्य है वो सिर्फ सांस पर महारत हासिल करना है, या इससे कुछ और गहरा उद्देश्य जुड़ा है? नहीं, सिर्फ सांस पर नियंत्रण पाना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, जैसा इन स्रोतों से समझ आता है। ये तकनीकें दरअसल आत्म जागरूकता बढ़ाने का साधन है। आत्म जागरूकता? हाँ, अपनी सांस के प्रति सजग होकर, अपने भीतर की ऊर्जा के प्रवाह को समझकर व्यक्ति अपनी चेतना का विस्तार कर सकता है। प्राचीन परंपराओं में इसे आत्मज्ञान और अंततः मुक्ति यानी मोक्ष की ओर एक कदम माना गया है। मुक्ति? हाँ, सांस को शरीर और मन के बीच का पुल जैसा माना गया है और इसे साधकर गहरे मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव संभव माने गए हैं। तो इन स्रोतों की इस संक्षिप्त पड़ताल से ये तो साफ है कि प्राचीन तांत्रिक और योगिक परंपराओं में सांस को सिर्फ हवा के आने जाने से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्कुल। इसे जीवन ऊर्जा का वाहन समझा गया है, जिसका हमारे अस्तित्व के हर पहलू पर शारीरिक, मानसिक और शायद आध्यात्मिक भी गहरा असर हो सकता है। एकदम सही। ये स्रोत यही दावा करते हैं कि अपनी सांस के लय और गुणवत्ता के प्रति जागरूक होना हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों और संभावनाओं को समझने में मदद कर सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर हमारी ये साधारण सी सांस हमारे मन और शरीर को इतना गहराई से प्रभावित करती है, जैसा कि ये प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, तो क्या अपनी सांस के प्रति थोड़ी और सजगता लाकर, थोड़ा ध्यान देकर हम जानबूझकर अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।